हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर की। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है उसकी बात की थी, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके आउटपुट वोल्टेज कैसे कार्य करता है, यानी वर्किंग प्रिंसिपल देखा था हमने। अब आज हम बात करेंगे वो थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्या होगा कि जो अपनी थ्री फेज सप्लाई है उसको हम हाफ वेव में पहले रेक्टिफिकेशन किया था, अब कर रहे हैं फुल वेव में। तो जो अपना थ्री फेज का जो सप्लाई है, तीन फेज है, तीन फेज के थ्रू हम आउटपुट में एक डीसी वोल्टेज लेंगे, आउटपुट में एक डीसी पावर लेंगे। तो मैं बात करता हूँ बेसिकली कि जो अपना थ्री फेज सिस्टम है, थ्री फेज सिस्टम के अंदर ऐसे मेरे तीन फेज चलते हैं, ठीक है। और इन तीनों फेजों के मध्य 120 डिग्री का इलेक्ट्रिक अंतर होता है, यानी इसके और इसके मध्य 180 डिग्री की आगे, जैसे मान लो ये यहाँ से 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है तो 120 डिग्री बाद स्टार्ट होगा, इसके 120 डिग्री बाद स्टार्ट होगा, और जो आपका तीसरा फेज है इसके 20 डिग्री बाद स्टार्ट होगा। तो इनका जो वर्किंग होगा वो भी इसके 120 डिग्री बाद ही आएगा। कह सकते हैं कि जो इनका पीक जाएगा वो पीक भी इसके पीक के 120 डिग्री बाद जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं देखता हूँ कि जो मेरा थ्री फेज रेक्टिफायर है उसमें मुझे क्या क्या आवश्यकता है। जो थ्री फेज रेक्टिफायर है, जो फुल वेव रेक्टिफायर है, उसके अंदर मुझे केवल 6 डायोड की आवश्यकता है, और साथ में मेरे पास थ्री फेज सप्लाई की आवश्यकता है। जबकि जो आपका सिंगल फेज जो थ्री फेज हाफ वेव रेक्टिफायर था उसके अंदर मुझे 3 डायोड्स एंड थ्री फेज सप्लाई में स्टार कनेक्शन की आवश्यकता थी। जबकि आपका जो थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे थ्री फेज के अंदर स्टार कनेक्टेड चाहिए, डेल्टा कनेक्टेड चाहिए, जो भी आपका वो चलेगा। तो मुझे इसमें बेसिकली 6 डायोड्स की आवश्यकता होगी। तो जो आपका इस कह रहा है कि जो थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर, इस प्रकार के रेक्टिफायर में 6 डायोड्स की आवश्यकता होती है, ठीक है। और कह रहा है कि थ्री फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, इनपुट्स ऐसी वेव फॉर्म के प्रत्येक फेज, यानी जो प्रत्येक फेज है आपका, जो पहला फेज एंड दूसरा फेज, तीसरा फेज, आर वाई एंड बी, इसके प्रत्येक फेज की जो दोनों साइकिल्स हैं, हाफ पॉजिटिव साइकिल्स एंड हाफ नेगेटिव साइकिल्स, इन दोनों साइकिल्स को वो डीसी में कन्वर्ट करेगा, डीसी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कह रहा है कि जो प्रत्येक फेज है, फेज का पूर्ण चक्कर एक डीसी यानी डीसी होकर आउटपुट में प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, हम किस प्रकार से इसका डायोड्स को जोड़ते हैं या सर्किट किस प्रकार से तैयार करते हैं। तो अपने पास जो 6 डायोड हैं, उन 6 डायोडों के हम दो डायोडों के पेयर बनाएंगे, यानी एक जो आपका पहला डायोड या दूसरा डायोड है, इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, अर्थात पहले डायोड का जो एनोड है और दूसरे का कैथोड है वापस में कनेक्ट कर देंगे। इसी प्रकार हम इसके 3 पेयर बना लेंगे और तीनों पेयरों को फिर हम समानांतर में जोड़ देंगे। तो आपका पहला पेयर, दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर बना, और तीनों पेयर को हम फिर क्या कर देंगे, समानांतर जोड़ देंगे, यानी इसके समानांतर में, इसके समानांतर में, आपस में समानांतर में हो गए। और जहां पर हमारा ये, अब उसके बाद समानांतर जोड़ने की बात करते हैं कि जो तीनों पेयर हैं इनके जो डायोड्स हैं, इनके कैथोड एक जगह हो गए तीनों के, ठीक है। तो जहां से कैथोड एक जगह, वहां से हमें पॉजिटिव डीसी मिलेगा आउटपुट में, और जहां पे एनोड एक जगह है वहां से हमें नेगेटिव डीसी मिलेगा। और जहां पे दो डायोडों के एनोड एंड कैथोड एक जगह मिले, वहां से हम इनको इनपुट देंगे। तो पहले पेयर को हम यहाँ से देंगे, दूसरे पेयर यहाँ देंगे और तीसरा यहाँ देंगे। तो पहला फेज इसको मिलेगा, दूसरा इसको मिलेगा और तीसरा इसको मिलेगा। तो पहले फेज का रेक्टिफिकेशन ये करेगा, दूसरे का ये करेगा और तीसरे का ये करेगा। अब बात करते हैं कि इसको हम सप्लाई दे रहे हैं। तो जो अपना सप्लाई दे रहे हैं वो वेवफॉर्म इस प्रकार से चलता है कि ये मेरा ये आर फेज है, इसमें बात करें तो इसका ये पॉजिटिव साइकिल से नेगेटिव है, जीरो है, ठीक है। तो मेरा आर फेज है, आर फेज पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। फिर जैसे ही ये यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री, ये जाएगा 90 डिग्री इसका, फिर ये वापस 90 के बाद में कम होना स्टार्ट होगा, उतने में जो 120 पे जैसे पहुंचेगा वहां से अपना बी फेज वाई फेज स्टार्ट हो जाएगा, और वाई फेज अपना काम करेगा। तो फिर यहाँ से ये 90 डिग्री पे यानी पीक पे जाएगा, उतने में ये 0 पे आके फिर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। जैसे इसके 120 डिग्री बाद आपका बी फेज स्टार्ट होगा और बी फेज अपना काम करना स्टार्ट करेगा। तो हम बेसिकली कह सकते हैं, जनरली कह सकते हैं कि जो तीनों फेज हैं, तीनों फेजों के मध्य 120 डिग्री का डिफरेंस होता है, और 120 डिग्री के बाद अपने वर्किंग में आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करें कि जो पहला फेज है आर फेज है, आर फेज यदि मैं बात करूं तो आर फेज है, इसमें क्या हो रहा है कि आर फेज के जो आउटपुट्स हैं, आर फेज का इनपुट है, उनका रेक्टिफिकेशन करके आउटपुट में हमें देंगे। तो ये मैं फर्स्टली बात करूं तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव साइकिल्स आ रहा है, अर्थात यहाँ पे मेरा पॉजिटिव साइकिल्स आ रहा है। तो जब मेरा यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल्स आ रहा है तो उसमें क्या होगा कि यहाँ इसको पॉजिटिव मिल रहा है, इसको पॉजिटिव मिल रहा है, और यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे लोड, ठीक है। तो मेरा ये पॉजिटिव साइकिल्स आ रहा है, तो एक तरफ मेरा पॉजिटिव है, दूसरी तरफ नेगेटिव। यहाँ से मैं अप्लाई करूं तो इस तरफ मेरा पॉजिटिव जा रहा है और इस तरफ मेरा क्या जा रहा है, नेगेटिव जा रहा है, ठीक है। ऐसे मैं बात करता हूं
ठीक है। तो क्या होगा कि यहाँ पे इसको पॉजिटिव मिल रहा है, इसको नेगेटिव मिल रहा है, तो यहाँ से करंट ऐसे फ्लो होगी और यहाँ से ऐसे फ्लो होगी, ऐसे करके लोड के थ्रू यहाँ पे आउटपुट में प्राप्त हो जाएगी। ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जब अपना पॉजिटिव साइकिल्स आ रहा है तो हम मानते हैं कि बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल्स आ रहा है, तो ये पॉजिटिव साइकिल्स यहाँ से हमें आउटपुट में प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव के रूप में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जब मेरा नेगेटिव साइकिल्स आ रहा है, इसका हाफ नेगेटिव साइकिल्स आ रहा है, तो उस समय जो आपका ये डायोड है, ये डायोड तो क्या होगा, रिवर्स बायस में होगा। नॉर्मली जब यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल्स आ रहा है तो ये पॉजिटिव साइकिल्स पे फॉरवर्ड बायस पे था और ये रिवर्स बायस पे था, इसमें करंट का फ्लो नहीं होगा और इसमें करंट का फ्लो होगा। इसमें करंट का फ्लो होगा तो यहाँ पे इसने आउटपुट डीसी दे दिया और अगले ही क्षण जब ये नेगेटिव साइकिल्स आएगा, यहाँ पे जब इसका आर फेज का नेगेटिव साइकिल्स आ रहा है, ये वाला नेगेटिव साइकिल्स आएगा, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव साइकिल्स आएगा तो इसके कैथोड को नेगेटिव मिल रहा है, मींस ये आपका फॉरवर्ड बायस पे है और इसके एनोड को नेगेटिव मिल रहा है इस कंडीशन में, अर्थात ये आपका रिवर्स बायस पे है। तो इस समय इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा, जो करंट का प्रवाह वो यहाँ से होगा और यहाँ से होकर के हमें नेगेटिव साइकिल्स मिल जाएगा, अर्थात यहाँ पे डीसी आपको आउटपुट में मिल जाएगा, नेगेटिव डीसी मिल जाएगा। इसी प्रकार ये साइकिल्स नेगेटिव में आने से पहले ही आपका आर फेज वर्किंग में आएगा और वो आएगा 120 के बाद, इसके 120 डिग्री के बाद। जैसे 120 डिग्री के बाद आएगा, अर्थात इस जो आपका सेकंड पेयर है इसको सप्लाई मिलेगी, सेकंड पेयर को सप्लाई मिलते ही या जब ये पॉजिटिव में होगा तो आपका D2 काम करेगा और जब नेगेटिव साइकिल्स आएगी यहाँ पे तो आपका D5 काम करेगा। तो इस प्रकार से जो आपका पॉजिटिव साइकिल्स था आर फेज का, ये पॉजिटिव साइकिल्स पास हुआ और उसके बाद में अगले क्षण जब ये नेगेटिव साइकिल्स आया तो नेगेटिव भी पास हुआ, लेकिन एक डायरेक्शन के रूप में, अर्थात इसके बाद आपका ये आर फेज का नेगेटिव साइकिल्स पास हुआ। फिर उसके बाद में यदि पॉजिटिव साइकिल्स आता है तो पॉजिटिव साइकिल पास होगा, फिर उसके बाद नेगेटिव साइकिल्स आता है तो ये आपका नेगेटिव साइकिल्स पास होगा। इसी प्रकार आपका बी फेज आ रहा है तो इसके 120 डिग्री बाद आपका बी फेज स्टार्ट होगा और फिर वही पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, अर्थात यहाँ से पहले पॉजिटिव जाएगा, उसके बाद में नेगेटिव जाएगा, ठीक है। फिर नेगेटिव जाएगा तो आपका D5 काम करेगा, फिर उसके बाद में पॉजिटिव जाएगा तो D2 काम करेगा, फिर आपका नेगेटिव जाएगा तो D5 काम करेगा, अर्थात एक फॉरवर्ड पे होगा, एक रिवर्स पे होगा। तो जो फॉरवर्ड पे होगा वो करंट फ्लो करवाएगा, जो रिवर्स पे होगा वो करंट फ्लो नहीं करवाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे दिखाया गया कि जो आर फेज है, वाई फेज है, वाई फेज का ये पॉजिटिव साइकिल्स पास हुआ, ये इसने D2 ने पास किया। इसके बाद में जैसे ही हम यहाँ आए, अर्थात इसका पॉजिटिव साइकिल समाप्त होगा, अब उसके बाद में नेगेटिव साइकिल्स आएगा, उसने आपको D5 पास करेगा, D5 पास करके उसको एक ही डायरेक्शन में, यानी हमेशा यहाँ पे नेगेटिव देता रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव देता रहेगा, अर्थात इसकी जो यहाँ पे सप्लाई मिल रही है वो फ्लक्चुएट नहीं होगी, इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, अर्थात वापस इसका जो है यहाँ पे जो वाई फेज का पॉजिटिव साइकिल्स पास होता अब वो एक ही डायरेक्शन में आपका नेगेटिव साइकिल पास हो जाएगा। फिर आपका पॉजिटिव साइकिल्स आएगा तो D2 काम करेगा और ये इसको पास कर देगा, अर्थात वो D2 फॉरवर्ड बायस पे होगा और इसको पास कर देगा। फिर अगले क्षण जब नेगेटिव साइकिल्स आएगा तो उसको D5 फॉरवर्ड बायस पे होगा और इसको ये पास कर देगा। इसी प्रकार क्या होगा, क्या जो बी फेज है वो बी फेज है इसके 120 डिग्री बाद स्टार्ट होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा इसका पॉजिटिव साइकिल एंड इसका नेगेटिव साइकिल्स, इसका पॉजिटिव साइकिल्स एंड इसका नेगेटिव साइकिल्स, ठीक है। तो आपके जो आपका जो आपका बी फेज है, बी फेज के लिए D3 अर्थात डायोड 3 नंबर और डायोड 6 नंबर काम कर रहा है, 6 नंबर डायोड। तो पॉजिटिव साइकिल्स में आपका जो डायोड 3 है वो फॉरवर्ड बायस पे होगा, अर्थात वो उसको पास करवा के यहाँ पे पॉजिटिव डीसी देगा और आपका जो नेगेटिव साइकिल्स हैं उसको D6 पास करवा के यहाँ पे मैं नेगेटिव से देगा। तो एक तरीके से देखें तो यहाँ पर जो प्रत्येक फेज है उसका एक अपना वेव आ रहा है, ठीक है, और पूर्ण साइकिल आ रहा है, पूर्ण साइकिल आ रहा है। अब यदि मैं अन्य रेक्टिफायर की अपेक्षा इसकी बात करूं तो इस रेक्टिफायर का जो है आउटपुट है वो स्मूथ होता है, क्योंकि इसका जो लगभग आउटपुट है वो देखो इस तरह तक हो रहा है, इस स्तर से नीचे नहीं गिर रहा है, जबकि जो अन्य आउटपुट थे उनके स्तर क्या हो रहा था। यदि मैं फुल वेव की बात करूं तो ऐसे आ रहा था, यानी यहाँ से जा रहा था फिर 0 हो रहा था, यानी इसमें ये इतना गैप आ जा रहा था। यदि मैं सिंगल फेज की बात करूं तो सिंगल फेज में मुझे काफी इतना डिफरेंस मिलने लगा, यानी यहाँ तक कोई सप्लाई नहीं थी, तो इसीलिए इसका जो रिपल्स फैक्टर वो ज्यादा था, ठीक है। और जो आपका 3 फेज है इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपका जो सप्लाई ऑफ फ्लक्चुएट कम कर रही है उसका जो वेरिएशन है वो कम हो रहा है, तो इसीलिए जो उसका रिपल स्पेक्ट्रम है बहुत ही कम होता है। जो सबसे जो अच्छा रेक्टिफायर होता है वो 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर होता है। इसका आउटपुट स्मूथ होता है, इसका आउटपुट लगभग कांस्टेंट वैल्यू का होता है, बहुत कम परिवर्तनीय होता है, जो रिजल्टेड होता है बहुत ही कम परिवर्तनीय होता है। तो यदि इसके हम आउटपुट की बात करें कि आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, तो जो 3 फेज जो है इस 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट वोल्टेज है, यानी अर्थात VDCF √3 मल्टीपल √2/पाई होगा मल्टीपल RMS, ठीक है। यानी जो RMS वैल्यू है उसको
3√2/π से मल्टीपल कर देंगे तो उसकी आउटपुट वैल्यू आ जाएगी। और यदि इसको हम आगे सोल्व करते तो हमारा आएगा VDC इक्वल RMS, यानी उसका जो हमने RMS वैल्यू अप्लाई किया है RMS इंटू 1.35 वोल्ट्स, 1.35 वोल्ट, जबकि जो हाफ वेव रेक्टिफायर था उसके अंदर 1.17 वोल्ट्स था। तो उससे इससे आउटपुट ज्यादा मिलेगा, एक तो आउटपुट में वोल्टेज ज्यादा मिलेगी। और यदि हमें मैक्सिमम मान दे रखा हो तो मैक्सिमम के अंदर क्या कर देंगे कि VDC अर्थात आउटपुट DC, तो उसका मान हो जाएगा 3/π मल्टीपल मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे √2 नहीं आया, √2 नहीं आया क्योंकि हमें RMS से मैक्सिमम जाने के लिए 1.14 से मल्टीपल करना होता है। तो यहाँ पे हमने वही किया, √2 से मल्टीपल किया, अर्थात उसका हमने मैक्सिमम मान लिखा है, क्योंकि हमें मैक्सिमम इक्वल टू RMS इंटू 1.414 होता है। और ये किसका मान होता है, √2 का। तो हमने यहाँ पे गुणा करके मल्टीपल करके हमने जो आपकी RMS वैल्यू थी इसको मैक्सिमम में चेंज किया है। तो अर्थात हम बात करें कि VDC यदि हमें मैक्सिमम में दे रखा हो तो 3/π मल्टीपल V मैक्सिमम, अर्थात जो यहाँ पर जो है वो लाइन की वोल्टेज लिया गया तो V मैक्सिमम लाइन। और यदि हमें इसमें बात करें कि मैं इसका शॉर्ट डायरेक्ट निकालूं जिसे मुझे मल्टीपल करते ही आ जाए, तो उसका मान है 0.955 मल्टीपल V मैक्सिमम, अर्थात 0.955 को हम V मैक्सिमम से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगी। इसका जो रिपल्स फ्रीक्वेंसी होती है वो रिपल्स फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी की 6 टाइम्स होती है, क्योंकि आपका एक फेज का दोनों हाफ एंड जो नेगेटिव साइकिल्स एंड पॉजिटिव साइकिल्स पास हो रहा है, अर्थात एक फेज की 2 हाफ साइकिल्स बन रही है तो 3 फेज की 6 आपकी हाफ साइकिल्स बनेगी, अर्थात जो इसकी रिपल्स फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट का 6 टाइम्स होगा। और इसका रिपल्स फैक्टर बहुत ही कम, सबसे कम, जिसका मान होता है 0.0893, अर्थात कह सकते हैं कि 8.93%। ठीक है, इसी कारण रिपल्स फैक्टर जिसका कम होता है उसकी स्मूथ DC मिलती है हमें, और जो इसकी एफिशिएंसी होती है वो सबसे ज्यादा होती है और उसका मान होता है 99.2, अर्थात 99.2%, जो सबसे हाई है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जितने भी रेक्टिफायर की वीडियो हैं आपके अच्छे से समझ में आएगी, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, समझने में कोई कठिनाई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।